हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए चेन आइसोमर्स तक तो हम लोग कर लिए थे अपने लास्ट वीडियो में। और अब हम लोग अपने अगले वीडियो मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो पोजीशन आइसोमर्स से हम लोग चालू करते हैं। चेन आइसोमर्स तो क्लियर हो गया था, एक होमवर्क भी मेरे हिसाब से दिए थे, आई होप बना लिए होगे सब लोग। ठीक है, चलो देखना यार चेन आइसोमर्स क्या है और सॉरी पोजीशन आइसोमर्स क्या है और इसको कैसे डील करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग चेन आइसोमर्स पढ़े थे कि जब पेरेंट चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बदल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते थे, चेन आइसोमर। सपोज कि ये है अपना और सपोज ये है अपना। ठीक है, तो देखो इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है, 4, और इसमें कितना है, 3। तो ये है मेरा ब्यूटेन और ये है मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये चेन आइसोमर से, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। पोजीशन आइसोमर्स इज नथिंग वेरी डिफरेंट, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्या है पोजीशन आइसोमर्स वो देखना। 3 2 5 देखना, इसको देखना। इस कंपाउंड का अगर सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलेगा, 3 2 5 है, C5H10 मिलेगा, जोड़ लेना हाइड्रोजन जोड़ के। ठीक है, और इसका भी C5H10 मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फिर से सेम है, लेकिन क्या, और नंबर ऑफ चेन्स की बात करें तो देखो नंबर ऑफ मतलब पेरेंट चेन, ये रहा पेरेंट चेन, ये रहा पेरेंट चेन। ठीक है, नंबरिंग करें तो नंबरिंग किधर से होगा, जहाँ से एल्काइल ग्रुप पास में पड़ा, ये रहा नंबरिंग, इसमें नंबरिंग इधर से होगा। ठीक है, अरे ये तो सेम ही बन गया ना, सेम ही बन गया, इसके लिए नहीं, कहाँ वो, रुक जाए 1 मिनट, सेम ही बन गया। तो सॉरी फॉर दिस, ये नहीं चलेगा अपना, क्या चलेगा देखना। अब देखना, अब अगर हम लोग बात करें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14। कितना है, C6H14, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H14। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है। इसके बाद अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करने कोई कहे तो ये रहा मेरा पेरेंट चेन। नंबरिंग कोई करने बोले तो नंबरिंग भी कर देंगे जहाँ से मेरा एल्काइल ग्रुप नज़दीक पड़ा। ये सब चीज़ तो करके आए हैं। पेरेंट चेन, ये रहा पेरेंट चेन। नंबरिंग कोई करने बोले तो नंबरिंग कर देंगे जहाँ से अल्काइल ग्रुप पास में है। यहाँ तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है तो दिक्कत ही नहीं है। चलो अब नाम लिखने की बारी आई। तो देखे क्या कि सबसे पहला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर भी चेन आइसोमर सबसे पहले पढ़े थे, जब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सेम रहे तो चेन आइसोमर्स। इसमें तो पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम भी 5 5 ही है, सेम है, सेम ही है। लेकिन जरा देखना तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ, इसका पोजीशन अलग अलग है क्या। इस ब्रांच ग्रुप है यहाँ पे, जो एल्काइल ग्रुप है उसका पोजीशन दोनों कंपाउंड में अलग अलग है, दोनों कंपाउंड में ही अलग अलग है उसका पोजीशन। ठीक है, दोनों कंपाउंड में उसका पोजीशन अलग अलग है। इधर से 2 नंबर पे प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड में तीसरे नंबर पे ये मिथाइल प्रेजेंट है। तो जरा नाम लिखो, तो ये इसका नाम हुआ 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम लिखे तो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखना, तो 2 मिथाइल पेंटेन, इस कंपाउंड में मिथाइल दूसरे पोजीशन पे प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में मिथाइल थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो क्या पोजीशन चेंज हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था,
चेन आइसोमर भी नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन भी सेम है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है उसका पोजीशन अलग अलग है, इसीलिए ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो इन आइसोमर्स, दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर कहते हैं इसको। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो वो देता नहीं, वो हमको खुद ही पहचानना है, खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोजीशन आइसोमर्स है। तो ये बारी बारी से माइंड मैप जब तैयार करोगे ना, कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर अलग अलग, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हम लोग को 3 पढ़ना है, वैसे 5 होता है लेकिन हम पढ़ना 3 है, ठीक है। कौन सा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म भी होता है लेकिन उसको तो पढ़ना ही नहीं, तो 3 पढ़ना है। उसमें चेन आइसोमर्स में, चेन आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट चेन अगर अलग अलग हो जाए तो चेन आइसोमर्स। अब ये वो भी नहीं है, पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी इक्वल है, तब अब किस में आए कि एल्काइल ग्रुप का पोजीशन क्या अलग अलग है, तो चेक किए कि हाँ एल्काइल ग्रुप इस कंपाउंड में दूसरे पे है और इस कंपाउंड पे तीसरे पोजीशन पे, तो एल्काइल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया, कैसा हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। इसका नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो नॉमेनक्लेचर भी कर देंगे, वो बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोले कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ आइसोमर इज दिस, तो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को क्या करना होगा, अपना थॉट को डेवलप करना होगा, ठीक है। उसके लिए एक सिस्टमेटिक थॉट डेवलप हो जाए, इसके लिए एक माइंड मैप ले लो। इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक माइंड मैप ले लो यार, देखो इसके लिए एक माइंड मैप ले लो, और माइंड मैप देखो लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, देखना कौन सा कलर सेलेक्ट कर ले, इस पर रेड कलर कर ले। चलो माइंड मैप देखना और माइंड मैप से समझना, ठीक है। आइसोमर्स तो होगा ही होगा, और हम लोग को स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, हम लोग को स्टीरियो आइसोमर्स तो पढ़ना है नहीं, तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर से ही अपना पॉइंट को शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग 3 तरह से ही, हम 3 टाइप में, ऐसे तो 5 होता है लेकिन हमको 3 टाइप में पढ़ना है। कौन कौन सा, तो नाम अगर दे दें हम लोग, तो पहला क्या पढ़ना है, चेन आइसोमर्स, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, हाँ छोड़ो यार, इसको हटाओ, ये माइंड मैप हटाओ, वैसे नहीं बनाते हैं इसको, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। चलो देखो, तो हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पढ़ना है, तो आएगा तो स्ट्रक्चरल ही आएगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अपना होता है 5 तरीके का, 5 तरीके का होता है। नंबर 1 क्या है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स। दूसरे नंबर पे चेक करेंगे किसको, पोजीशन आइसोमर्स को, और ये माइंड मैप खुद के कॉपी में भी लिख लेना है, पोजीशन आइसोमर्स। तीसरे नंबर पे आता है अपना फंक्शनल आइसोमर। तो ये पढ़ना तो ये 3 है, लेकिन यार क्योंकि 5 होते हैं तो वो 5 हम मेंशन जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने को पढ़ना है नहीं। टॉटोमेरिज्म होता है चौथा, और 5वां क्या होता है, 5वां होता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये 5 होता है, लेकिन इन दोनों पे हम लोग स्टार मार्क कर दे रहे हैं कि ये दोनों अपने टॉपिक में है नहीं, तो ये दोनों टॉपिक तो नॉट इन सिलेबस, ये अभी के सिलेबस में नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स में 11th-12th में जाओगे वहाँ पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो
कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग अपना डेवलप करना आइसोमर्स के केस में, क्योंकि टफ थोड़ा पड़ जाता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स दिया होगा 2 कंपाउंड, उसको कंपेयर करने बोलेगा। सबसे पहली बात कंपेयर करेंगे कि चेन आइसोमर है कि नहीं है। कैसे कंपेयर करेंगे, तो चेन आइसोमर्स में क्या दिखेंगे, पेरेंट एटम्स देखेंगे। कलर चेंज, चेन आइसोमर्स में किसको हम लोग देखते हैं, पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन के अंदर अगर कार्बन एटम्स क्या रह जाए, अलग अलग रह जाए, तो वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना कंपलसरी है, ये नहीं बदलना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज़ एक खास लिख लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। पहले तो ये भी चेक कर लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज करना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर गया तो आइसोमर की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग का क्या नहीं बदले ना, सेम रहे, ठीक है। तब देखेंगे पेरेंट चेन के अंदर अगर कार्बन एटम्स अलग अलग हैं तो उसको नाम दे देंगे कि वो चेन आइसोमर है। लेकिन अगर कार्बन एटम्स भी सेम है तब देखेंगे क्या कोई एल्काइल ग्रुप का पोजीशन इधर उधर है। तो देखा कि एल्काइल ग्रुप एक कंपाउंड में दूसरे पोजीशन पे है तो दूसरे कंपाउंड में किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है। नंबरिंग करके देख लेना, ठीक है। तो वैसा अगर मिल गया तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो गया, यानी कि एल्काइल ग्रुप का देखेंगे। फिर अभी एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप का देखेंगे, ठीक है। और थर्ड, फिर अगर पोजीशन अगर उस कंपाउंड्स में एल्काइल ग्रुप का भी पोजीशन सेम है तब अंत में देखते हैं किसको है, फंक्शनल आइसोमर्स। यानी इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या सेम है या अलग अलग है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो वो आइसोमर्स कैसा कहला जाएगा, दोज आइसोमर्स अलग अलग क्यों होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स हाँ अलग अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं फिर, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर ये सोच लो, फंक्शनल के लिए हम लोग को सोचने का जरूरत है क्या, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो थर्ड तो फंक्शनल होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शनल उसमें प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शन अलग होगा। इसके लिए अभी एग्जाम्पल भी ले लेंगे फंक्शनल के लिए तो और क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस करो पूरे अपने माइंड में कि कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, कैसे आइसोमर्स को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये तो पोजीशन आइसोमर सेलेक्ट हो गया और आसानी से पहचान सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स को, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, क्लियर है। चलें आगे, चलो अब आओ फंक्शनल आइसोमर्स पे। देखो फंक्शनल आइसोमर्स के लिए क्या करते हैं, देखना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। एक कंपाउंड ये बनाया और एक कंपाउंड और बना लो। दो कंपाउंड बनाया, कहता है कि बताओ ये कौन सा आइसोमर है। तो सबसे पहले अपना प्रोसेस में क्या आना चाहिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भी कि नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट किए, हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। इसमें काउंट किए मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना 6 दिख रहा है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है। तो हाँ हम आइसोमर्स के बारे में बात कर सकते हैं। आइसोमर्स के बारे में बात करना चालू किए, पेरेंट चेन सेलेक्ट किए, पेरेंट चेन सेलेक्ट किए, कितना कार्बन आइटम पेरेंट चेन में दिख रहा है, 2 कार्बन आइटम दिख रहा है, ठीक है भाई 2 कार्बन आइटम। यानी ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 कार्बन आइटम्स इसमें दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करेंगे यार, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कोई एल्काइल ग्रुप का पोजीशन इधर उधर है। क्या कोई एल्काइल ग्रुप का पोजीशन है, तो एल्काइल ग्रुप तो है ही नहीं, ब्रांच तो इसका है ही नहीं, पोजीशन का तो बात ही नहीं होगा। तब जो तीसरा आ जाता है वो क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये चेन नहीं है, पोजीशन आइसोमर नहीं है, तो ये फंक्शनल ही होगा। लेकिन फिर भी समझो फंक्शनल ग्रुप कैसे आ जाता है, ये जो है ना ये होता है मेरा ईथर। ईथर क्या होता है, याद करो बताए थे, ईथर ऐसा होता है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ये है मेरा अल्कोहल, ये मेरा क्या, अल्कोहल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था पर फंक्शनल ग्रुप देखो अलग अलग है, इसमें ईथर प्रेजेंट और इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, क्लियर है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो सिंस फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, सिंस फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है,
हेंस ये कैसा आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर, दिस इज फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ गया फंक्शनल आइसोमर्स कैसे। नाम लिखना अगर है नाम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं नाम लिखना। क्या कहते हैं इसको, देखो इसका नाम होता है, ये वाला पोर्शन तो मेरा, ये वाला पोर्शन तो सॉरी ठीक है, एक ये वाला पोर्शन तो मेरा मीथेन कहला जाता है। ये वाला पोर्शन, कोई एक पोर्शन क्या कहा जाता है, मीथेन। तो ये तो मीथेन होगा। ईथर के साथ जो जुड़ा होता है उसके साथ क्या यूज करते हैं, मीथॉक्सी। क्या ईथर के साथ क्या जुड़ा है, एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो उसके साथ मीथॉक्सी मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन, तो इसको बोलते हैं मीथॉक्सी मीथेन। अगर इथेन जुड़ा होगा तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका नाम लिखना हो तो ये कौन सा है, ये मेरा इथेनॉल है। ये मेरा क्या है, इथेनॉल है। 2 कार्बन के लिए है और ऑक्सीजन है तो OL इथेनॉल, ठीक है। क्लियर है। चलो तो तीनों आइसोमर्स समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आइसोमर्स का, और इसको आइसोमर्स वाले भी टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यही है, देखो देखना, पहचानना है कि क्या ये कौन सा आइसोमर्स है। अभी तो फिलहाल वही टॉपिक चल रहा है तो पहचानना आसान है, लेकिन फिर भी जब टॉपिक खत्म हो, जब क्वेश्चन रैंडमली आएगा तब पहचानना मुश्किल होता है। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे सेम है भी कि नहीं। चेक किए, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें इसमें भी 3 कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन 6 मिल रहा है और 1 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है यानी अब हम लोग कमेंट कर सकते हैं इसके आइसोमेरिज्म पे। अब क्या चेक करते हैं, चेन आइसोमर है कि नहीं। मेन चेन में 3 कार्बन, मेन चेन में इसमें भी 3 कार्बन, तो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता है। क्या ये पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है, तो अल्काइल ग्रुप ढूंढेंगे। अल्काइल ग्रुप का पोजीशन क्या अलग अलग है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, क्या ही बात करें। तब आ जाता है मेरा बात किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। देखना इसको अगर हम बात करें, इसको अगर CHO को ऐसे लिखना, ठीक है, हाँ, तब बात आ जाता है फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। और वैसे तो फंक्शनल ग्रुप ही होगा, अगर चेन है नहीं है, पोजीशन नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग बात करते हैं। देखो ये कौन सा फंक्शन है, CHO एल्डिहाइड होता है जाके देखना पीछे। और CO कौन सा होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है। इसीलिए बोले थे पीछे ढंग से पढ़ने के लिए। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्योंकि अलग अलग है, इसीलिए ये कैसा है, ये फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है क्यों है फंक्शनल आइसोमर्स, कैसे पहचानते हैं। नाम लिखना है, नाम लिख दो। एल्डिहाइड है, प्रोपेनल, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेनल। और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोन, सफिक्स ON ही यूज करते हैं। तो ये प्रोपेनोन और ये प्रोपेनल। नाम तो लिख देंगे, नाम लिखने में क्या है। ठीक है, चले आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब देखो यहाँ से अच्छा खासा सवाल वेटेज में आता है। पहला केमिकल रिएक्शन लिखना कंबसन, लिखना कंबसन। कंबसन का अगर सीधा सीधा सरल सरल चीज बताएं शब्दार्थ, तो कंबसन का मतलब होता है जलाना। कंबसन का मीनिंग क्या होता है, जलाना। अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें, बहुत सीधे सीधे भाषा में बात करें तो जलाना, ठीक है। अब केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, थोड़ा सा उतरते हैं गहराई में और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कंबसन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है और खुद को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो जाता है, और किसमें मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और हीट और लाइट भी मिलता है साथ में। ठीक है, अगेन कंबसन क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना कि कंबसन इज अ प्रोसेस, कंबसन इज अ प्रोसेस इन विच, अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कार्बोनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही जानेंगे। तो कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड reacts with oxygen, reacts with oxygen, reacts with oxygen and burns with product like CO2, वाटर भी रिलीज होता है, हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट के साथ CO2 और वाटर भी हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। देखो अब कब कब क्या क्या मिलता है वो चेक कर लेना, देख लो एक बार। देख लो हो गया। चले अब देखो कंबशन रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, देखो सबसे अगर बेसिक चीज लें, इसको क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं CH4 को, मीथेन, और ये गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर बात करें मीथेन के लिए ना, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इफ मीथेन गेट्स रिएक्टेड विथ होम, विथ ऑक्सीजन, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको हीट और एनर्जी मिल जाए, तो वो इसमें बदल जाता है, वो CO2 और H2O में चेंज कर जाता है। मीथेन किस में चेंज कर जाता है, CO2 और H2O, उसके साथ में हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगी। ये तो फाइनल चीज़ है, हीट और लाइट तो मिलना ही मिलना है, और ये दोनों कंपाउंड भी मिलना है, CO2 और H2O भी मिलना है। रिएक्शन बैलेंस करना भी आना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस तो है ही, एक कार्बन इधर भी एक कार्बन उधर भी, 4 हाइड्रोजन उधर भी और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो यार, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 2 हाइड्रोजन, अब 4 ऑक्सीजन उधर और 4 ऑक्सीजन अब इधर। रिएक्शन बैलेंस करना तो इसमें नहीं सिखाएंगे, ये चीज़ तो चैप्टर नंबर 1 में ही रिएक्शन बैलेंस करना सीखता है लोग। क्लियर है? तो ये मीथेन हुआ, मीथेन का बाई प्रोडक्ट। तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर है, उसका जो कंबसन रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट में CO2 और H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, और हीट और लाइट भी मिलेगा। खैर बस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को बैलेंस करना आना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल C2H6 है, इसको क्या पढ़ते हैं, इथेन पढ़ते हैं, C2H6। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और क्या बनता है, कंबसन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कंबसन रिएक्शन ही दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो लिख देना कि CO2 बनेगा और थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देना, H2O बनेगा, वहाँ पे हीट भी बनेगा और लाइट भी मिलेगा साथ में। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमको बैलेंस करने के लिए नंबर भरना होगा, इसलिए, तो दैट नंबरिंग के लिए छोड़ दो जगह। कौन सा कलर, चलो देखो अब बैलेंस करने की बारी आई, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें। तो 2 कार्बन यहाँ दिख रहा है, 1 कार्बन यहाँ दिख रहा है, 2 लगा दिए, 2 कार्बन हो गया। सीख भी लो बैलेंस करना,
हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 6 एटम हाइड्रोजन का, यहाँ 2 एटम ही हाइड्रोजन का है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो 6 बन गया। अब जरा ऑक्सीजन काउंट करो, 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन, टोटल कितना ऑक्सीजन है उस तरफ, 7 ऑक्सीजन, इधर कितना है 2 ऑक्सीजन है। कोई इंटीजर है क्या जो को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं है इंटीजर, तो क्या करते हैं 7/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन बैलेंस और अपना काम हो गया। जल्दी से चेक करो, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो ऐसा ही एक रिएक्शन और है, C4H10, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। और यही ब्यूटेन गैस ना, यही ब्यूटेन गैस LPG में भरा भी जाता है, LPG में, ठीक है, LPG में यही ब्यूटेन गैस फिल भी किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, यानी कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कंबसन रिएक्शन। क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट CO2 सर मिलेगा, प्लस जगह छोड़े वाटर भी मिलेगा सर, प्लस जगह छोड़ के हीट और लाइट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो कभी भी रिएक्शन लिखने बोले तो ये तो यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब बस दिमाग किस में लगाना है, अब बस दिमाग लगा दो इसको बैलेंस करने में। तो 4 कार्बन आइटम इधर, 1 कार्बन आइटम इधर, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 कार्बन हो गया उधर। अब हाइड्रोजन देखें तो सिंबल देख रहे हो, पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो और लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है, ठीक है, यही तरीका होता है। चलो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करो, 10 हाइड्रोजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन का एटम है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन, अब उधर गिनो ऑक्सीजन कितना है, 8 और 5 13, कभी हो सकता है इधर, तो 13/2, 2 से 2 कट जाएगा, 13 हो गया। चेक करो, बताओ जल्दी से। ऐसे रिएक्शंस लिखा जाता है, कंबसन रिएक्शन, और ऐसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग भी समझ में आ गया। चलो इसके बाद यार रिएक्शन में एक रिएक्शन और बचेगा, कंबसन के बाद एक रिएक्शन और बचता है, एडिशन, नहीं, दो 3 रिएक्शन और है, एडिशन, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस खत्म करने के बाद 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो डिटेल में पढ़ना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, और सोप एंड डिटर्जेंट करके अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर भी खत्म। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है इसका, 10th का सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है। चलो एक रिएक्शन और बैलेंस करके दिखा दो और छुट्टी पा। इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख के दिखाना है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लगाएं, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, आंख बंद करके लिखेंगे CO2 तो मिलेगा ही, जगह छोड़ेंगे H2O भी मिलेगा, और साथ में हीट और लाइट तो मिलेगा। ये 4 फाइनल प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा कंबसन रिएक्शन में, किसी भी कंबसन रिएक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बाकी सबके बारे में नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद बैलेंसिंग करने की बारी, सीक्वेंस वाइज कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही होता है सीक्वेंस में। तो कार्बन को बैलेंस किए, 5 कार्बन का एटम, इधर एक ही था, 5 लगा दिए, 5 कार्बन का। हाइड्रोजन फिर बैलेंस करेंगे, 12 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन उधर गिन लो, तो 5 दूनी 10 और 6 16 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 बन जाएगा, ये बन गया 8। लो रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्शन भी लिख दिए। तो ये था पूरा कंबसन रिएक्शन का खेल। अब ऑक्सीडेशन बचा है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन बचा है। अगले वीडियो में ये 3 रिएक्शंस खत्म होगा। और फिर क्या बताए थे, 2 जो कंपाउंड्स है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दोनों कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को बोर्ड्स में, और फिर सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ के ख़त्म हो जाएगा कार्बन कंपाउंड्स। तो मुश्किल से मेरे को लगता है एक वीडियो उधर, एक वीडियो उधर, और एक वीडियो, 3-4 वीडियो में, 3 से 4 वीडियो में कार्बन एंड कंपाउंड भी एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए ख्याल रखो, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।